तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आई में। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का फाइनल पार्ट लेके आ गए गांधीयन एरा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट इसके बाहर से अब कुछ नहीं आएगा और आज हम खत्म कर देने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो आइए शुरू करते हैं गांधीयन एरा से। गांधीयन एरा स्टार्ट होती है बच्चों, जिसका बैकड्रॉप है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक चला था, पहले इसकी भी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर वन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वर्ल्ड वॉर वन आपका चला था, अरे ये तो काफ़ी मोटा हो गया, खाते पीते घर का हो गया। वर्ल्ड वॉर वन आपका चला था 1914 से लेकर 1919 तक। ठीक है, इंडिया ने क्या किया था, ब्रिटेन को बैक किया था, 1 मिलियन ट्रूप्स भेजे थे और बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई थी। ठीक है, अब ऐसा किया किस लिए था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो हमें पॉलिटिकल कंसेशन मिलेगा, हमें जो चाहिए डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए काउंसिल में, ये सब हमें मिलेगी। पर हुआ क्या, पोस्ट वॉर रिसेशन मिला, प्राइस में बढ़ोतरी, कॉमन चीज़ों के जॉबलेसनेस हुआ और टैक्स बढ़ता गया और इसके कारण लोग घबरा गए थे। पर इसके बाद इनको मनाने के लिए आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी पॉलिटी की वीडियो बच्चों जाके देख सकते हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तिलक ने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक ने, कि मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये एक सनलेस डॉन। फिर इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। भाई साहब ये एक्ट तो बहुत ही बेकार था। रॉलेट एक्ट में क्या था 1919 में, जिसके ही बैकड्रॉप में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था। इसी के कारण आप कह सकते हैं जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था 1919 का, रॉलेट एक्ट ने ये अलाउ किया था कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, इनडेफिनिट डिटेंशन दे सकते हैं बिना ट्रायल के, और ट्रायल विदाउट जूरी दे सकते हैं। तो आप ये बताइए कि बच्चों ये और ये वाला पार्ट है, अभी के समय में कौन सी रिट के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, गांधी जी ने सबसे निपटने से पहले गांधी जी का अराइवल कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि गांधी जी का अराइवल कैसे हुआ। गांधी जी ने अपना अराइवल जो अनाउंस किया वो केक से अनाउंस किया। अब केक क्या है आप कहेंगे, सी फॉर चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। इसी से गांधी जी ने अपने आप को अनाउंस किया कि मैं पॉलिटिकल धरती पे आ चुका हूँ इंडिया को आज़ाद करने के लिए। तो आइए एक एक करके तीनों की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह बीपीएससी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंपारण बिहार में भी है, ये सबसे पहला सत्याग्रह भी था और ये बिहार में हुआ था, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो की खेती के कारण हुआ था। ठीक है, पहला सिविल डिसोबीडियंस था इंडिया में। इसके लीडर कौन कौन थे जो कि लेके गए थे गांधी जी को वहाँ तक, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजहर उल हक। पर अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन मेन आदमी था जो इनको लेके गया था, तो आपको आंसर में टिक करना है बच्चों, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इसके कारण हुआ क्या था, 3 कटिया सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया था और कंपेंसेशन दिया गया था। 3 कटिया सिस्टम क्या था, ये कहा गया था कि अगर किसी के भी पास लैंड है उसको, तो इसको अगर 20 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 20 पार्ट से 3 पार्ट में इनको इंडिगो ग्रो करना ही पड़ेगा। फिर 3 कटिया सिस्टम था। प्रॉब्लम बच्चों ये थी कि जिन 3 पार्ट में इंडिगो उगाया जा रहा है वो वाली लैंड बंजर हो जाती थी, तो फिर लैंड साफ करते थे और ऐसे करते करते पूरी ही लैंड चली जाती थी। दूसरा इनका था फेमस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में जो ओनर थे उन्होंने कहा था कि वो प्लेग में बोनस दे रहे थे और फिर उस बोनस को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जो ओनर थे मिल के, जिनका नाम था अम्बालाल साराभाई, उनकी बहन अनुसुईया बहन गांधी जी के पास है। तो देखिए ऐसा हो रहा है और गांधी जी ने पहला फास्ट किया अनटू डेथ। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, 35% वेज हाइक मिला। जो ओनर थे वो कह रहे थे 10% देंगे और जो मिल वर्कर्स थे उनको 70 चाहिए था, 50 to 70। तो गांधी जी ने कहा ना तुम्हारी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी, हमारी चलेगी। एंड लास्ट वॉज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या हुआ था, ड्रॉट हो गया था। ठीक है, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो गई थी। उसके बाद भी लोग कह रहे थे कि भैया टैक्स दो। कहाँ से टैक्स दो, पैसा ही नहीं था। ठीक है, तो
ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल था और यहीं खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को यहीं पे नाम सरदार मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्टार मार्क कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है रावलेट सत्याग्रह और जलियांवाला जो ऊपर पड़े थे। तो रावलेट एक्ट जब लगा तो गांधी जी ने अप्रैल 6 को कहा कि भैया देखो नेशन वाइड हड़ताल चलेगी जिसका सेंटर पंजाब रहेगा। ठीक है, इसमें पंजाब के बहुत ही फेमस दो लोग डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। जनरल डायर ने भैया ओपन डिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर दी जलियांवाला बाग में, और इससे लोग बहुत खफा हो गए क्योंकि गलत हुआ था। एक ही ओपनिंग थी जलियांवाला बाग में, वहाँ ओपन फायर कर दिया और बहुत लोग मारे गए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट कैसे लोगों ने क्या किया। टैगोर जी ने अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया, गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद का नाम जो था उसको ड्रॉप कर दिया, और एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, हंटर कमेटी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसने डायर को बुरा वाला कहा बट कोई भी पेनल्टी नहीं दी, और यहाँ से लोगों को समझ में आने लगा कि देखो भैया ये हमारी तरफ से तो नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छे तो नहीं है, दुष्ट है। फिर इसके अगेंस्ट में क्योंकि कोई पेनल्टी नहीं दी गई तो फिर आया खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये नॉन कॉपरेशन आया तो उसी वक्त खिलाफत भी चल रहा था। जो टर्की के खलीफा थे वो उनके अगेंस्ट ये लोग लड़ाई कर लिए थे, और जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स ये मानते हैं कि जो टर्की के खलीफा हैं वही उनके हेड हैं, तो उनके ऊपर लड़ाई हो गई थी, तो ये भी उनके अगेंस्ट चल रहे थे। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने लगा, और ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि हिंदू और मुस्लिम अगर साथ में रहेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, और इसीलिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल का बीज बोया था। ठीक है, तो ये बात करते हैं। कैलिफ वीकेंड थे, ट्रीटी ऑफ सेवरेस चल रहा था जिसके कारण मुस्लिम गुस्से में थे, तो गांधी जी ने कहा कि हम खिलाफत को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाले भी गांधी जी को सपोर्ट करने लगे। इसमें हुआ क्या, स्पेशल सेशन हुआ है कलकत्ता में। कौन सा सेशन था, 1920 का सेशन, और नागपुर सेशन 1920। 1920 में 2 बार सेशन हुआ। इसमें नॉन कॉपरेशन को अप्रूवल दी गई, कहा गया कि क्लोथ्स को बॉयकॉट करिए, मतलब फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन स्कूल्स को, कोर्ट्स को, खादी पहनिए, और जितने भी टाइटल हैं उनको क्विट करिए। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि भैया स्वदेशी चलाओ, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है, बहुत ही फेमस था ये। 15 मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थे, बनाए गए। तिलक फंड ओवर सब्सक्राइब हो गया, तिलक जी ने एक फंड बनाया और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया उसमें। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी लिंग्विस्टिक लाइंस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। मॉडरेट्स जो थे जिसमें जिन्ना थे, बेसेंट थी, एनी बेसेंट, SN बनर्जी थे, वो एग्जिट कर जाते हैं प्रोविंशियल उससे कमेटी से। रीजन वाइज बर्स्ट हुआ। अब रीजन हर रीजन में क्या क्या हो रहा था इस पर ध्यान दीजिएगा। मिडनापुर में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। असम में चाय के जो वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। अवध में एका किसान मूवमेंट चला। मालाबार में मपीला रिवॉल्ट चला। रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इस पर अलग से एक वीडियो बनाते हैं अगर समय मिलता है तो। पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म चल रहा था, ये लैंग्वेज के बेस रिलीजन के लिए चल रहा था, गुरुद्वारा को रिफॉर्म करने के लिए चल रहा था, बट बाद में एक नेशनल मूवमेंट भी बन गया था। ब्रॉडर बेस में इसमें पहली बार ऐसा कोई मूवमेंट चला था जिसमें पीजेंट्स, वुमेन, बिजनेसमैन्स, रेयर हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, और ये सारे लोग आ गए। और अभी आपको मॉडरेट्स के बारे में जब लास्ट वीडियो में पढ़ाया तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव ही नहीं करते थे कि मास मूवमेंट का भी कोई काम, मतलब कॉमन पीपल का भी कोई उसमें योगदान है। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मास मूवमेंट आया था। कई सारे नेशनल स्कूल स्टैब्लिश किए गए थे, जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। कई सारे लीडर्स भी साथ में आए थे, जैसे अली ब्रदर्स, हाकिम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। पर हुआ क्या कि गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया तो गांधी जी तो स्टॉन्च बिलीवर थे किसके भाई, किसके, नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, और लोगों ने एजिटेट होकर चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया और 22 लोग मर गए थे। और इसी में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, और उन्होंने क्या कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज़ हिज हिमालयन ब्लंडर। बट इस बात से बहुत लोग खफा थे, और इसके बाद बहुत कुछ हुआ। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, स्वराजिस्ट 2 पार्ट में टूट गए, नो चेंजर्स में और प्रो चेंजर्स में। जो नो चेंजर्स थे वो नॉन कॉपरेशन सस्पेंशन की बात मान रहे थे, गांधी जी को जेल हो गई थी, मोराल डिप हो गया, और वो अगले मूव के बारे में खोज रहे थे।
जो नो चेंजर्स थे, नो चेंजर्स में भी दो लोग आए, नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट। नो चेंजर्स ग्राउंड वर्क पे काम करने लगे, उन्होंने कहा चलो आश्रम बनाओ, स्कूल बनाओ, एंटी अनटचेबिलिटी, बॉयकॉट क्लोथ थिकर, मतलब गांधी जी की हाथ जोड़ के पूजा कर रहे थे। गांधी जी जो कर रहे थे वही करते हैं जब गांधी जी नहीं है तो, अपने से इनिशिएटिव नहीं लिया। इसमें कौन कौन थे? राजा जी थे, एस पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एम ए अंसारी थे। फिर स्वराजिस्ट था, स्वराज पार्टी भी बनी थी। इन्होंने जो बॉयकॉट का काउंसिल था उसको ख़त्म किया, कहा कि काउंसिल के अंदर ही लड़ाई होगी, और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1928 में। ठीक है। फिर गया कांग्रेस, क्या कहते हैं बच्चों, सेशन होता है। ठीक है, 3 सेशन होता है, एक 1912 में, एक 1922 में, और फिर एक और होगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गया सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, गया सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसके प्रेसिडेंट सी आर दास थे। इन्होंने काउंसिल में एंट्री रिजेक्ट कर दी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने रिज़ाइन कर दिया, और क्या लॉन्च किया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, सितंबर 1923 में सबके बीच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और स्वराजिस्ट कांग्रेस ने कहा कि स्वराजिस्ट लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ सही है, बट वो काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। हुआ क्या? 1923 में इलेक्शन हुआ, और स्वराजिस्ट 141 में से 42 सीट जीत गए, असेंबली में मेजॉरिटी मिली इनको। अब जब बेलगाम सेशन आया 1924 में, जिसके गांधी जी प्रेसिडेंट थे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र कांग्रेस का ऐसा सेशन है जहाँ पे गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। कौन सा सेशन है बच्चों? बेलगाम सेशन है। और गांधी जी प्रेसिडेंट बने बेलगाम सेशन में, तो बिना लगाम लगाए तुरंत क्या हुआ? दोनों में ट्रूस हो गया, स्वराज पार्टी में और इन लोग में। ठीक है, ट्रूस होते ही क्या हुआ? 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो थे, विट्ठल भाई पटेल, ये बन जाते हैं पहले इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो स्टेट पीसीएस है ना बच्चों, आपसे ऐसे ही फैक्चुअल सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछेगा। अगर आपने रट्टा मारा है, कई बार पढ़ा है, एक ही लेक्चर को कई बार देखा है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 1928 में क्या होता है? पब्लिक सेफ्टी बिल आता है डिपोर्ट के टिक करने के लिए, बट ये हार जाते हैं। तो कई सारे फॉल्ट्स इनको दिखते हैं, और ये यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। क्या क्या फॉल्ट दिखते हैं? रिस्पॉन्सिविस्ट लाजपत राय, लाला लाजपत राय, मालवीय और केलकर जी को ऑफिस चाहिए था। कम्युनल स्प्लिट होता है, सी आर दास की डेथ हो जाती है, कोहेशन फॉल कर जाता है। जनवरी 1930 में कांग्रेस अडॉप्ट कर लेता है कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल करता है, और स्वराजिस्ट जो है वो काउंसिल क्विट कर देते हैं। अब इसके पहले भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इन सब के बीच में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या होता है बच्चों? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। ठीक है, और ये बोला गया था कि हर 10 साल बाद इसको रिन्यू किया जाएगा। तो 10 साल खत्म होने से पहले 1929 से पहले साइमन कमीशन आ गया। तो 1927 में क्या हुआ? ब्रिटिश ने जो साइमन कमीशन भेजा था, इसमें सारे वाइट पैनल थे, इंडियन थे ही नहीं। तो इंडियन गर्मा गए कि भैया इंडिया के लिए कर रहे हो और इंडियन ही नहीं रख रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? अब मान लो कि क्रिकेट की टीम बनानी है, और जो टीम बनाने वाला हेड है वो फुटबॉलर है, उसको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, तो काम कैसे चलता? तो इसीलिए इंडियंस गर्मा गए। और जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। इसी में मृत्यु भी हुई थी किसी की, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसकी। तो मद्रास सेशन हुआ 1927 का, इसी के आसपास। एम ए अंसारी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। पहला डिक्लेरेशन होता है पूर्ण स्वराज का। नेहरू जी इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, और बॉयकॉट करने का रिजॉल्व किया जाता है। तो कौन कौन बॉयकॉट करता है? कांग्रेस, लिबरल ऑफ हिंदू महासभा और जिन्ना लीग। ठीक है, कौन कौन बॉयकॉट नहीं करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियनिस्ट जो पंजाब के होते हैं, और जस्टिस पार्टी साउथ के। तो लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद नेहरू कमेटी बनती है। नेहरू कमेटी क्या कहती है भैया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि साइमन कमीशन, साइमन को भेज दिया जाता है, भगा देते हैं सब। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि तुम लोगों की क्या औकात है, तुम लोगों की क्या औकात है कि तुम लोग रूल करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना के दिखाओ। तो नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू कहते हैं रुको भैया हम बनाते हैं, और ये नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसे चैलेंज कौन कर देता है? एस बर्केन। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनती है फरवरी 1928 को। मोतीलाल नेहरू कमेटी बनती है, सप्रू प्लस नेताजी बोस, और नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। आपको मंथ और ईयर दोनों याद करना है। अब इसमें ये क्या क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या आता है? प्रिंसली स्टेट को एक्सक्लूड करते हैं, डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं, फुल इंडिपेंडेंस नहीं मांगते हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट मांगते हैं, कहते हैं रिजर्व मुस्लिम सीट्स होगी जहाँ पे वो माइनॉरिटी होगा,
प्रोविंस लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनेगा। अब लिंग्विस्टिक लाइंस पे बन रहा है तो आप बताइए कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना था और कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया था, ये सब कमेंट सेक्शन में बताइए। फंडामेंटल राइट्स यहीं से आया था और यहीं से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है हमने उठाया है, टांगा है, भिड़ाया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई थी, सेक्युलर स्टेट के बारे में बात की थी कि कोई रिलीजन नहीं होगा, और ब्रिटेन अपॉइंटेड गवर्नर जनरल बाउंड बाई काउंसिल एडवाइस। अब इसमें फॉल्ट क्या क्या था? यंग बोसपत और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, मतलब इनके बेटे को, ठीक है। तो फिर क्या आया भाई? फिर आता है दिल्ली प्रपोजल। जो मुस्लिम लीडर्स थे वो दिल्ली प्रपोजल लेके आते हैं दिसंबर 1927 में, ठीक है। कहते हैं कि हमें जॉइंट इलेक्टोरेट मान जाएंगे पर रिजर्व सीट्स, सेंट्रल में 1/3 सीट मुस्लिम को चाहिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दीजिए, और 3 नया मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाइए, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। इतनी नाटक ये बतियाने लगते हैं। और फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आती है कलकत्ता की दिसंबर 1928 में, और जिन्ना कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बस उसमें 3 अमेंडमेंट। कौन से 3? यही 3 कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन इन पंजाब एंड बंगाल प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, और रेसिडुअल पावर टू प्रोविंस, बचा हुआ पावर प्रोविंस। अभी रेसिडुअल पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। और मार्च 1929 में जिन्ना अपने 14 डिमांड कर देता है, ठीक है। तब बहुत ही बवाल चल रहा था। फिर कलकत्ता का कांग्रेस सेशन होता है 1928 में, वो नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर देते हैं और कहते हैं कि 1 साल का समय है। गांधी जी कहते हैं 1928 चल रहा है, 1 साल का समय है, अगर तुम इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिए बेटा तो तुम समझ लेना। कहे कि अगर नहीं दिए तो पूर्ण स्वराज की मांग होगी और सिविल डिसोबीडियंस उठेगा। तो 1928 के बाद 1929 आता है। 1929 में बड़े बड़े क्रांतिकारी आते हैं, भगत सिंह और वी.के. दत्त बॉम्ब फेंक देते हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट का ट्रायल होता है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। फिर आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस डोमिनियन स्टेटस वाली बात से तो डर चुके थे ये, तो कहे कि यार कैसे भी तो मनाया जाए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई अटेंड नहीं करता है, तो इन लोगों को लगता है कि अरे जब कांग्रेस ही नहीं अटेंड करेगा तो क्या मतलब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। दूसरे में गांधी जी जाते हैं और तीसरे में फिर कोई नहीं जाता है कांग्रेस की तरफ से। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है अक्टूबर 31, 1929 में, इरविन के डिक्लेरेशन को दीपावली डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। वेग प्रॉमिस करते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं 1930 में कन्वीन किया जाएगा। नवंबर 2 को क्या होता है? गांधी जी इशू करते हैं दिल्ली स्टेटमेंट या दिल्ली मैनिफेस्टो। ये कहते हैं कंक्रीट प्लान चाहिए हमें डोमिनियन स्टेटस के लिए, कांग्रेस का मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर। लॉर्ड इरविन मना कर देते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, और जैसे ही लाहौर सेशन होता है ये कहते हैं कि देखो अब इनका समय हो गया समाप्त, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा बॉयकॉट, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, स्वराजिस्ट काउंसिल क्विट करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा। फिर गांधी जी फिर एक बार बोलते हैं कि चलो अच्छा तुमको अंतिम मौका देते हैं, और जनवरी 31, 1930 को 11 पॉइंट का अल्टीमेटम देते हैं। कहते हैं या तो ये करो, नहीं तो फिर अब तुम देखना अब हम तुम्हारा क्या करते हैं। सबसे पहला प्रोहिबिशन की बात करते हैं, एक्सचेंज रेशियो को रिड्यूस करने की बात करते हैं, लैंड रेवेन्यू 50% से कम करने की बात करते हैं, सॉल्ट टैक्स कहते हैं अबॉलिश करो, आर्मी एक्सपेंडिचर कम करो, सिविल सर्वेंट की सैलरी कम करो क्योंकि ज़्यादा तो देश ही से रही है, फॉरेन क्लोथ पे टैरिफ कम करो ताकि हमारे लोग भी बेच सकें, कोस्टल टैरिफ बिल इंडियन वेसल्स के लिए कम करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करो, सीआईडी को एबॉलिश करो और आर्म्स लाइसेंस को सिटीजन्स को भी दो फॉर सेल्फ डिफेंस। तो ऑब्वियस सी बात है इरविन मना कर देते हैं, जोश में रहते हैं क्योंकि उस वक्त तो कुछ हो ही नहीं रहता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका होता है, कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तो गांधी जी कहते हैं बहुत बढ़िया, अब तुम समझ में आएगा, तुमको बेटा प्रेम से नहीं समझ में आता। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च होता है। 78 सत्याग्रही साबरमती से चलते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें इंडिविजुअल लीडर्स थे, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कौन कौन से लीडर थे? सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से, के केलप्पन मालाबार से, गोपाल बंधु चौधरी ओडिशा से। प्रोटेस्ट का फॉर्म क्या था? प्रोटेस्ट का फॉर्म याद रखिएगा। आंध्र में सीबीराम था, बिहार में नो चौकीदारी टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। आसाम स्टूडेंट स्ट्राइक था कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट। पेशावर में रेड शर्ट थे, रेड शर्ट किसके थे भाई? वॉलेंटियर ब्रिगेड ऑफ खान अब्दुल गफ़ार खान। देखिए मैप में भी आपको दिख रहा होगा कहाँ कहाँ पे किसने किसने किया था, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान।
धरसाना सॉल्ट प्रोटेस्ट लेड बाई सरोजिनी नायडू गांधी जी के अरेस्ट के बाद, और रानी गाइडिनविलु नागालैंड से। तो वहाँ तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल गया था। फिर साइमन रिपोर्ट आती है जून 30। ये कहते हैं डायरची को एंड किया जाए। डायरची मतलब जो डुअल पावर थी, कम्युनल इलेक्टोरेट को रखा जाए, फेडरेशन अडॉप्ट किया जाएगा बट अभी नहीं, सिंध और बर्मा को सेपरेट किया जाए, और डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं, जबकि गांधी जी हड़का के रखते थे। और फिर होता है भाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आइए एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931। कांग्रेस एब्सेंट था। मुस्लिम लीग से जिन्ना जी गए थे, लिबरल से तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री गए थे, दलित की तरफ से अम्बेडकर गए थे, सिक्स जस्टिस पार्टी हिंदू महासभा सिंपथाइजर से BS मोंजी और MR जयंकर गए थे। कांग्रेस गया ही नहीं, इनको औकात समझ में आ गई। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ऊपर वाले तो पूरे गए थे। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे, सरोजिनी नायडू इंडियन वुमेन के लिए गई थी, और गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट को माने ही नहीं। ठीक है, ब्रिटेन ने जिन्ना को प्रॉमिस कर दिया कि ये सब देंगे। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और ये वापस से बायकॉट कर लेते हैं। इसके रिकमेंडेशन वाइट पेपर में पब्लिश कर दिए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है इसी साल 1935। फिर गांधी यूनियन पैक्ट होता है, ये दिल्ली पैक्ट। टर्म्स क्या थे? टर्म्स आपको ऊपर बताए गए हैं, इनको हटाया गया था, ये सब बात ये नहीं माने। और फिर होता है कराची सेशन। कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट होते हैं, गांधी यूनियन पैक्ट को एंडोर्स करते हैं, और इनका रिजोल्यूशन होता है कि फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम चाहिए। 1932 में गांधी जी वापस आते हैं, गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है, कांग्रेस बैन हो जाती है, सारे फोर्सेज अंडरग्राउंड चले जाते हैं, और 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर दिया जाता है। अब अगस्त 1932 में एक कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड क्यों आता है? क्योंकि जो रैमसे मैकडोनल्ड थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, कहा कि दलित को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है, और इसके लिए इन्हें कम्युनल अवार्ड मिला। गांधी जी गर्मा गए थे, ये सब तो नहीं होने देंगे हम, और वो यरवाड़ा में आमरण अनशन के लिए चले जाते हैं। और इसके कारण पूना पैक्ट होता है 1932 सितंबर में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच, और इसमें दलित इलेक्टोरेट को स्क्रैप किया जाता है बट रिजर्वेशन मान ली जाती है। ठीक है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी क्या करते हैं? ठीक है, गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग जाते हैं, आश्रम, खादी, सोशल रिफॉर्म। ठीक है, ST स्ट्रेटजी चलती है इनकी। ठीक है, फिर काउंसिल एंट्री में MA अंसारी, बुलाबाई देसाई और सत्यमूर्ति घुस जाते हैं, और ये कहते हैं कि हम लेजिस्लेचर के अंडर से लड़ेंगे, और नेहरू और बोस मास स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि एंटी इंपीरियल प्लस क्लास फाइट लड़ते हैं, काउंसिल एंट्री में सरेंडर मार देते हैं, और SV स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ठीक है, फिर अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में रह के क्या करेंगे, हम बोल बच्चन करके लोगों को बता के ज़्यादा हेल्प कर देंगे। नवंबर 1934 में सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन होता है। कांग्रेस 75 में से 45 सीट जीत जाती है और जोश में आ जाती है। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। इसके बारे में पढ़ना है तो आप पॉलिटी का वीडियो जाके देखिए। इसको सारे मेजर ब्लॉक कंडेम करते हैं, कौन कौन को छोड़ के। हिंदू महासभा कुछ नहीं बोलती, उनको बढ़िया लगता है, और नेशनल लिबरल फाउंडेशन। कांग्रेस कहती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मंझे मतलब मंझे। ठीक, फिर 1936-37 में लखनऊ सेशन होता है। कांग्रेस डिसाइड करती है कि अब प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ना चाहिए। नेहरू प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपोज किया, फिर भी इसको पास कर दिया गया। फरवरी 37 में फिर से इलेक्शन होता है। कांग्रेस 1161 में से 716 सीट जीत जाती है। 11 में से 7 प्रोविंस में मेजॉरिटी होती है। कहाँ? यूपी में, CP में, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास और आसाम में, और 28 महीने तक पावर में रहती है। और फिर बोस जी का साग आता है। बोस जी का रोला हो जाता है भाई। बोस जी के बारे में ध्यान दीजिएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसके चेयरमैन थे। फिर 1938 का हरिपुरा सेशन होता है, जिसमें कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट करती है कि यही प्रेसिडेंट होंगे। इनका सारा स्टांस रिवॉल्यूशनरी होता है। ये कहते हैं लड़ो, आग को आग से, पानी को पानी से, जो जिस रास्ते आएगा उस रास्ते मारेंगे। ठीक है, और फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, और यहाँ पे गांधी जी P सीतारमैया को बैक करते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी खड़े होते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं 1580 से, वो वोट उनको मिलता है, और P सीतारमैया को 1377 मिलता है। गांधी जी कहते हैं P सीतारमैया की हार मेरी हार है, और फिर बोस को कोई काम नहीं करने देता है। बोस कहते हैं चलो भाई बड़े आदमी हैं, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। और जब रिज़ाइन कर देते हैं तो रिज़ाइन करने के बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और फिर 3 साल तक उन्हें कांग्रेस की किसी भी पोस्ट से बाहर कर दिया जाता है, और उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब देखिए, ऐसा समय चल रहा था 1939, इसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था।
और ब्रिटेन की हालत गंभीर थी क्योंकि उनको लोग चाहिए थे। और कांग्रेस बोला कि भैया हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं। बिना पूछे ब्रिटेन ने इंडिया को अपना एलाई घोषित कर दिया। कांग्रेस ने कहा चलो तभी हम मानेंगे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें मिलेगी वॉर के बाद और इंटरिम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी। तो वाइसरॉय जो थे उस वक्त वाइसरॉय लॉर्ड लिथगो ये मना कर देते हैं। जैसे ये मना कर देते हैं गांधी जी कहते हैं जाओ भैया हम क्यों करें जब तो हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। ये गांधी जी ने बोला। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। बोस कहते हैं कि देखो वो लोग पहले से लड़ रहे हैं, हम उनके दुश्मन के साथ जाके मिल जाते हैं और हरा देते हैं। नेहरू जी कहते हैं इंडिया को फ्री नहीं करोगे तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जितनी भी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है वो रिज़ाइन कर देती है। ठीक है, लिलिथ को ऑफ़र करते हैं फ्यूचर में कि हम कुछ करेंगे, बट 1935 एक्ट को थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर देती है और फिर रामगढ़ का सेशन होता है। दो अलग अलग सेशन होते हैं, कांग्रेस अलग करती है, मुस्लिम लीग अलग करती है। कांग्रेस कहती है कि अब नॉन नेगोशिएबल इंडिपेंडेंस है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे जैसा ही मौका मिले। मुस्लिम लीग को इन सबसे कोई मतलब नहीं, वो कहता है कि अब हमें पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और फिर इन सबसे घबरा के अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर कहता है कि इंडियंस को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा इंडियंस के द्वारा ही। डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं, माइनॉरिटी वीटो देते हैं, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है माइनॉरिटी वीटो, लीग पहले एक्सेप्ट कर देती है फिर रिजेक्ट कर देती है। गांधी जी इसको कहते हैं इट इज़ पोस्ट डेटेड चेक, कि भैया जब हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे तब तो तुम दिए नहीं, अब डोमिनियन स्टेटस क्या करेंगे, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। किस चीज़ को कहते हैं भाई, किस चीज़ को कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं अगस्त ऑफर को। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह घोषित कर देते हैं कि एक एक लोग को हर जगह भेजते हैं। ठीक है, ये कहते हैं सत्याग्रही अलग अलग एरिया में जाएंगे और वॉर के अगेंस्ट सबको समझाएंगे। दिल्ली चलो मूवमेंट लेके आते हैं। इसमें फर्स्ट कुछ लोग कौन थे, विनोबा भावे, नेहरू, ब्रह्मदत्त। दिसंबर 40 को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि इसमें उतना एनर्जी नहीं दिखा और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या कहता है, जापान इंडिया के डोर पे आ गया था और सारे एलाइज ब्रिटेन को प्रेस कर रहे थे कि सही से करो, जल्दी हटो वहाँ से। क्रिप्स ने क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर वॉर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी सिर्फ इंडियंस की, प्रोविंस का राइट रहेगा कि वो चाहे तो मिले चाहे ना मिले, और डिफेंस जो है ब्रिटिश के साथ जाएगा वॉर पे तभी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या कहा, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, कोई हमसे अलग नहीं हो सकता। लीग ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पाकिस्तान चाहिए था। और महासभा लिबरल्स सेसेशन को ही अपोज कर देते हैं कि अलग तो कोई नहीं हो सकता। और फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे भारी मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। गांधी जी डू और डाई की स्पीच देते हैं। ऑफिशियल से कहते हैं रिज़ाइन मत करो, कांग्रेस के लिए अपनी एलिजेंस प्रूफ कर दो। सोल्जर्स को कहते हैं कि तुम रहोगे, अलग नहीं होगे, पर तुम फायर नहीं करोगे। स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ दो, ये तो सारे स्टूडेंट करने को तैयार रहते हैं। सारे पीजेंट्स को कहते हैं कि रेंट देना बंद कर दो, और प्रिंसली सब्जेक्ट्स को कहते हैं सिर्फ जो एंटी राज रूलर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको करिए। पार्टी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है। लीडर्स को सारे जेल कर दिया गया, फिर भी ये फियर्स रहा। रेल, टेलीग्राफ, ब्रिज का सबोटैच किया गया, उठा लिया जाता था कि जब पहुंचोगे नहीं तो कहाँ से। गवर्नमेंट बिल्डिंग पे ट्राई कलर लगाया गया। कई सारे अंडरग्राउंड नेटवर्क चले। लोहिया जी, जेपी नारायण बिहार से थे, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अरुणा असफ अली और उषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो चलाया था। कई सारी जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट चली। बलिया में 1942 में चित्तू पांडे, तामलुक में 42 से 44 जाति सरकार, और सतारा में 43 से 45 प्रति सरकार, जिसमें नाना पाटिल और वाई डी चवन थे। नॉन पार्टिसिपेंट इसमें कौन कौन थे, सीपीआई थे, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा और प्रिंसली स्टेट। रीजन्स आपको दिए हुए हैं। फिर राजगोपालचारी फार्मूला आया, जिसे राजाजी फार्मूला कहा जाता है। इन्होंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों का काम हो जाए। तो इन्होंने कहा मुस्लिम लीग इंडिया के डिमांड को एंडोर्स करे जब तक इंडिपेंडेंस ना हो जाए। ठीक है, आपको पाकिस्तान के बारे में फिर बात होगी। कांग्रेस और जो लीग है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी इंटरिम में। प्लेबिसाइट इन ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वॉर के बाद लोगों से पूछ के क्या करना है वो किया जाएगा। कॉमन सेंटर होगा डिफेंस का, कॉमर्स का और कम्युनिकेशन का। जिन्ना ने क्या कहा कि देखो भाई, कॉमन सेंटर तो नहीं होगा, हाँ मुस्लिम सिर्फ पार्टिसिपेट करने चाहिए प्लेबिसाइट में, हिंदू नहीं करेंगे, हिंदू से नहीं पूछा जाएगा। प्लान फेल हो जाता है और फिर देसी लियाकत पैक्ट आता है।
इसमें क्या कहा जाता है, कांग्रेस और लीग की इक्वल सीट होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, बाकी माइनॉरिटीज़ को 20%, पैरिटी नोशन बॉर्न होगा और कोई एग्रीमेंट, मतलब कोई एग्रीमेंट पे पहुँचे ही नहीं। फिर आता है वेवल प्लान, जिसे शिमला कॉन्फ्रेंस प्लान भी कहा जाता है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकास्ट करते हैं। इसमें कहते हैं सारे इंडियन होंगे एक्सेप्ट वाइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सारे पोस्ट डिफेंस और ट्रेड को छोड़ के इंडियंस होल्ड करेंगे, गवर्नर जनरल के पास वीटो होगा बट मिनिस्टेरियल एडवाइस पे। लीग ने डिमांड किया कि भैया हम सिर्फ मुस्लिम को हम वोट करेंगे और कोई इलेक्ट नहीं करेगा। कांग्रेस मना कर देता है और बातें फिर से बंद हो जाती हैं। और फिर फाइनली आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। वीडियो लंबी है बच्चों, सॉरी, बट एग्ज़ाम बहुत पास था इसलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये 1945 इलेक्शंस की बात करता है। लेबर पार्टी जीत जाती है, क्लेमेंट एटली पीएम बन जाते हैं। और क्लेमेंट एटली जैसे ही पीएम बनते हैं, ये तीन मेंबर कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एविया अलेक्जेंडर होते हैं, इसीलिए इसको कहीं कहीं क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं। प्रोविंस को 3 ग्रुप में बांटने की बात करते हैं, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी, पंजाब बंगाल और सी मिक्स्ड। सेंटर के पास पावर सिर्फ डिफेंस की होगी, फॉरेन अफेयर्स होंगे, कम्युनिकेशन ऑफ माइनॉरिटी होगी और डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रुपिंग होगी। डेडलॉक हो गया, कुछ नहीं हुआ। और फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सारा की अधरा इन्हीं का है। ये मार्च 1947 में अराइव करते हैं। और जून 3 प्लान, ये बात याद रखिएगा, इन्हीं के प्लान को जून 3 प्लान भी कहा जाता है। ये पार्टीशन करते हैं कम्युनल लाइंस पे। 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि आपको आज़ादी दी जाएगी। और रेड क्लिफ मिशन बनाते हैं पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल के। और फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जुलाई 18, 1947 को। इसमें 2 डोमिनियंस बनते हैं, इंडिया पाकिस्तान। ब्रिटिश पैरामाउंसी का एंड होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एम्पावर हो जाती है अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए। और बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी काम करेंगे और हमारे 50 सब्सक्राइबर जल्दी से करा देते हैं तो हम PYQs के लाइव सेशन लेने का भी प्लान कर रहे हैं। 5 से 10 साल के PYQs हम लाइव लेने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और क्या आपको चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।